चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। देखिए चैप्टर नंबर 1 में बिजनेस स्टडीज है। मेरे पास जो बुक मौजूद है वो ये वाली बुक है, ठीक है। आप लोगों के पास भी सेम राइटर अगर हो तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं चैप्टर के साथ, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट को ना आसान भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज मैनेजमेंट। तो आप जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो या वैसे होते हैं शादी पार्टी वगैरह कुछ भी होता है, उसके अंदर आप क्या करते हैं कि किसको कौन सा काम करना है या कौन सा पोस्ट कौन संभालेगा। जैसे होता है ना कि कोल्ड ड्रिंक के पास कौन रहेगा, स्वीट्स के पास कौन रहेगा, सारे विश्वसनीय इंसान को ऐसी जगह पे बैठाया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती है, मैनेजमेंट के अंदर आती है। तो मैनेजमेंट के डेफिनेशंस को आप समझ जाएंगे, मुझे उम्मीद है इस बात की। अब एक टॉपिक है इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, ये बार बार ना एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो इसके पीछे की कहानी को हम लोग खुशबू समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए सबसे पहली बात क्या होती है कि जैसे आप किसी भी चीज के बारे में बोलते हैं, अगर आप किसी भी चीज को बनाएंगे तो कोई ना कोई लागत लगती है आपको उस प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है। अब एक बार बताइए, अगर प्रोडक्ट को बनाने में कोई ना कोई लागत लगती है, लेकिन ना हम लोग जो अच्छा मैनेजर होता है वो ये सोचता है कि प्रोडक्ट को बनाने में कम से कम कॉस्टिंग लगे, ठीक है। लेकिन जो नहीं सोचे उसका ही प्रोडक्ट बनेगा, जो सोच ले उसका ही प्रोडक्ट बनेगा, है ना। बनेगा तो प्रोडक्ट दोनों का। लेकिन एक इंसान वो होता है जो प्रोडक्ट को बनाता है तो सस्ता बनाता है, ठीक है। और एक इंसान होता है जो प्रोडक्ट को बनाता है तो बनाता तो है लेकिन उसकी कॉस्टिंग ज्यादा लग जाती है। जैसे मशीनरी अगर आप यूज करेंगे बहुत सारी, तो उससे होता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट कम लगता है, और मशीन अगर आप नहीं यूज करेंगे तो किसी प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट ज्यादा लग सकता है। तो इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है, पढ़िए क्या लिखा हुआ, इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर व्हाट एवर द कॉस्ट। अब बात क्या हुई कि क्या क्या गया कि आपको टाइम कंप्लीट करके देना है। जैसे होता है ना कि कभी कभी ऑर्डर ज्यादा आ जाता है और एक टाइम फिक्स हो जाती है, इतनी डेट को हमें इस टाइम तक ये प्रोडक्ट हमें बना हुआ चाहिए हमें, क्योंकि हमें फॉरवर्ड करना है, देना है सामने वाले को, सेल करना है। तो उस केस में ना कभी कभी ना जो एम्प्लॉयर होता है या बिजनेस जो भी मैनेजमेंट के अंदर होते हैं वो ना ये नहीं सोचते हैं कि कितना कॉस्टिंग लगेगा। समझ आ रही बात आपको। बस ऑन टाइम बोला जाता है कि आपको इसको हमें देना है, तुम छोड़ो कॉस्ट वॉस्ट ऊपर नीचे होगा थोड़ा हम देख लेंगे, लेकिन वादा कर रखा है हमने। ऐसी बातें जो होती है ना, वही होता है इफेक्टिवनेस। वही बात लिखी हुई, इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर व्हाट एवर द कॉस्ट। अगला एफिशिएंसी का क्या मतलब है, इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। मतलब ये हुआ कॉस्ट कटिंग करके आप किसी क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं किसी काम को, उसे हम लोग कहते हैं इफिशिएंसी। अगर इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव होता है इफेक्टिवनेस के अंदर टू अचीव द रिजल्ट ऑन टाइम। मेन मोटिव होता है कि भैया टाइम पे हमें सामान देना है, कॉस्ट ऊपर नीचे हम देख लेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या एफिशिएंसी के अंदर, तो कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट, तो कॉस्ट कटिंग करके हम बेनिफिट पाना चाहते हैं कि जितना कम से कम लागत लगेगा उतना ज्यादा हमारे पास कॉस्ट अगर सेव होता है तो प्रॉफिट हम ज्यादा कमा सकते हैं। तो ये बात कही जाती है। उसके बाद है मेन कंसिडरेशन किसमें, इफेक्टिवनेस के अंदर होता है टाइम पे और एफिशिएंसी के अंदर होता है कॉस्ट पे। तो ये बात है, इसको आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए कि ये होता क्या है। अब अगला टॉपिक हमारा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए आपने मैनेजमेंट जैसे वर्ड आता है ना, तो आपने एक मैनेजर को सोच के देखिए कि मैनेजर के क्या क्या काम होते हैं या उसके अंदर कौन कौन सी चीजें क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर सकता है, ठीक है। तो आप जैसे सोच के देखिए। अच्छा, इसकी नोटिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं जो है इसकी नोटिंग आपको ग्रुप में भेज दूंगा और कमेंट में भी डाल दूंगा, ठीक है। कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आप एक मैनेजमेंट के बारे में सोच के देखिए, कोई एक मैनेजर है, उस मैनेजर के अंदर मैनेजर कब कहलाता है, जब उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटी होती है। जैसे एक मल्टी टैलेंटेड वाली बात होगी, है ना। आप इंसान को मैनेजर बना दिया जाएगा, हाँ जोएब साहब, नहीं ना। होता क्या है कि एक क्वालिटी उसके अंदर मेंटेन की जाती है कि नहीं इसके अंदर ना मैनेजमेंट वाली क्वालिटी। कई बार होता है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके ना लीडिंग क्वालिटी नहीं होती है, मैनेजमेंट करने की क्वालिटी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें क्रिएट होती है। तो इसीलिए ना आपको मैनेजमेंट के अंदर आप ये सोचें कि उसके फीचर्स में यही सब बातें आएंगी कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो वही देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड मतलब मैनेजमेंट जो इंसान करता है उसके पीछे उसका एक गोल होता है कि इस काम को इतने दिन में करके देना है, ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना है, ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। कॉस्ट कटिंग करनी है, ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट एरिया में हमें सेटअप लगाना है, ये सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस।
पॉइंट नंबर 2 है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब एक्चुअली यहाँ पे हिंदी में क्या लिख रखा है जी, डिफरेंट वाली बात होती है, हर क्षेत्र में किया जाता है, चाहे वो आपका इकोनॉमिक हो, सोशल हो, घर के काम हो, हर जगह मैनेजमेंट का काम होता है, इसलिए कहा जाता है ऑल परवेसिव। अगला है हमारा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब ये मल्टी डायमेंशनल को ना आप मल्टी टैलेंटेड से कनेक्ट कर दीजिए, बस समझ आ रही बात आपको। मल्टी डायमेंशनल को आप बस ये समझिए कि मल्टी टैलेंटेड लिखा हुआ, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी कि मैनेजमेंट की एक क्वालिटी होती है मल्टी टैलेंटेड होना। तो वही बात है कि डिफरेंट एक्टिविटीज, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को मैनेज करना एक एक्टिविटी हुई उसकी, तो ये एक टैलेंट हुआ। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल को, लोगों को मैनेज करना। कभी तो ना बदमाशी करने लगते हैं, काम तो है लेकिन बहुत बदमाशी करने लगते हैं, जैसे कुछ बच्चे आज क्लास नहीं आए तो उनके केस में यही बात है ना। तो वही है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी होना जरूरी है, काम के साथ काम को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना, जैसे बिहेवियर आप मिसबिहेव ना करें या वगैरह इस तरीके की चीजें हो सकती है, तो वो बात आएगी। फिर है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह की जाती है उसको आपको मैनेज करना है। अब कब आपने प्रोडक्ट बना लिया, कब डिलीवर होगा, कब टाइम होगा, कब हमें उसको देना है, प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए, कितना हमारे पास स्टॉक हमेशा मौजूद रहना चाहिए, होता है ना, सोचते हैं कि इतना स्टॉक हमारे पास जनरली होना चाहिए, अचानक से कोई अगर आ गया लेने के लिए तो हम कैसे प्रोडक्ट दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, ये बात होती है। पॉइंट नंबर 4 है मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट हमेशा होता रहता है। या बोलिए आज मैनेज कर दो, नहीं, डेली अब मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा कि भैया यहाँ वो नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, आज का हमारा क्या गोल है। एक मैनेजर क्या होता है, डेली बैठता है तो वही सोचता है कि आज का हमारा क्या गोल है, आगे बात समझ में। तो इसलिए कहा जाता है मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगला है मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। कोई एक इंसान को मैनेज करता है क्या, मैं अपने आप को मैनेज करूँ, नहीं, ग्रुप होता है, 4-5 लोग होंगे, 2 लोग होंगे या एक से ज्यादा लोग होंगे, तभी मैनेजमेंट की बात होगी, है ना। इसलिए कहा जाता है एक ग्रुप को मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी फीचर्स हो गई। अगला है मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब क्या होता है कि ये ना जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है। अच्छा, इन्वायरमेंट का मतलब ये समझिए कि जब दिल्ली की हवा खराब है वैसा वाला नहीं, समझ में। इन्वायरमेंट चेंज का मतलब ये देखता रहता है कि कोई चीज प्रोडक्ट लोग ऑनलाइन की तरफ चले गए, तो ऐसा करो हमें भी ऑनलाइन की तरफ हम कैसे लेके जा सकते हैं, या प्रेजेंट में लोग क्या सोच रहे हैं। जैसे अभी है यंगर्स रील्स ज्यादा देखते हैं, तो वो सोचता है कि यार अगर मुझे कुछ एडवर्टाइजमेंट करना है यंगर्स के प्रोडक्ट का, तो उसका ना एक रील क्रिएट किया जाए और उसको इंस्टाग्राम और डिफरेंट जगह पे पोस्ट किया जाए। यूट्यूब पे जैसे शॉर्ट्स ज्यादा चल रहा है, तो वो ये सोचता है कि भाई आजकल ना कोई टाइम नहीं देना चाहता है, 60 सेकंड से कम की आप वीडियो बनाइए और उसको आप कोशिश कीजिए कि हम जो है इसके ऊपर पोस्ट करें और एज ए शॉर्ट्स, कि लोग आजकल शॉर्ट्स ज्यादा देख रहे हैं। समझ में आ रही बात आपको। इसीलिए पढ़ाई में भी शॉर्टकट ढूंढते हैं, खैर मैं इस पे जाना नहीं चाहता। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक डायनेमिक फंक्शन होता है कि अलग अलग इन्वायरमेंट चेंज को देखता रहता है कि कहाँ मार्केट चेंज हो रहा है, कुछ नई टेक्नोलॉजी आई तो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करना, इस टेक्नोलॉजी को मैं अपने अंदर लेके आऊँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आऊँ, ये सारी चीजों पर मैनेजमेंट का सोचने का काम होता है। अगला मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। टैंजिबल इंटेंजिबल पढ़ा था हम लोगों ने। टैंजिबल का मतलब जो टचेबल होता है, इंटेंजिबल जो टच नहीं होता है। फोर्स का मतलब जो फोर्स हम लगाते हैं। तो मैनेजमेंट जो किया जाता है वो मार पीट के नहीं किया जाता है, आगे बात समझ में आपको। मैनेजमेंट का ये कहना होता है इंटेंजिबल बातों के जरिए हो या फिर जैसे भी हो, ये काम ऐसे नहीं, ऐसा नहीं कि डंडा उठाया स्टार्ट कर दिया, वो मैनेजमेंट नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है इंटेंजिबल फोर्स होता है। तो ये सारे जो है वो आप मैनेजमेंट की एक क्वालिटी होनी चाहिए कि अंदर, उसके अंदर, तभी जाकर के वो मैनेजमेंट कर पाता है। अब आगे हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है। अब देखिए मुद्दे की बात समझिए। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब जैसे कोई इंसान, हमने पढ़ा था ना कि प्रॉफिट कमाता है, मान लीजिए प्रॉफिट अगर उसको कम होगा तो बाकी खर्च नहीं निकाल पाएगा, तो क्या करेगा, अपनी बिजनेस को शट डाउन कर देगा, होगा ना। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रॉफिट में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है सर्वाइवल का, कि आप कितना कमा रहे हैं कि आप सर्वाइव कर पाए। वरना प्रॉफिट तो बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, लेकिन आप मान लीजिए 2000 रुपए कमाते हैं और आपका 2000 रुपए सैलरी वैली इधर में ही चला जाता है। 10,000 आप प्रॉफिट कमा रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में और 10,000 रुपए जो है आपका इधर उधर में ही चला जाता है। तो इसका मतलब सैलरी वैली देने में, रेंट वेंट इधर उधर कुछ करने में, देने में, तो आप सर्वाइव करेंगे नहीं, कुछ दिन करेंगे, अपने पॉकेट से लाएंगे, उसके बाद शट डाउन कर देंगे, नहीं भाई ये बिजनेस हमसे नहीं चलेगा। तो इसीलिए पहला ऑब्जेक्टिव किसी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सर्वाइव करना, हम कितने दिन तक कर सकते हैं। अगला है प्रॉफिट, अगला वही होगा प्रॉफिट कमाना। उसके बाद है ग्रोथ करना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होगा भाई, आगे लेके जाना। मैनेजमेंट जो होगा वो क्या करेगा, बिजनेस को आगे लेके जाने की बात। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे जो पहला पॉइंट है
उस पॉइंट में एक बात जो सामने आती है वो ये आ रही है, सोशल ऑब्जेक्टिव। अच्छा, किसी किसी बुक में ना आपको पॉइंट के हिसाब से दे रखा होगा, लेकिन किसी किसी में डायरेक्ट दे रखा होगा। जैसे पहला पॉइंट होना चाहिए सोशल ऑब्जेक्टिव में कि आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को कौन कौन सा बेनिफिट प्रोवाइड करती है, तो रोजगार पैदा करके देती है। वही बात जो बिजनेस वाली बात है ना कि आप जॉब करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे अभी हमारे यहाँ 12-15 एम्प्लॉय काम करते हैं मान लीजिए, तो उस केस में अगर मैं जॉब करता तो वो 12-15 एम्प्लॉय की जॉब लगती नहीं लगती, तो उनका जो रिवार्ड है वो मिलेगा 11 लोगों का, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो क्या करते हैं, एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, समझ में आ रही बात, डिफरेंट लोगों को। खैर, तो इसलिए पहला पॉइंट हो गया क्या कि आप रोजगार उत्पन्न करते हैं। उसके बाद उसका मोटिव क्या होता है कि इन्वायरमेंट को सेफ रखना। अब आप मान लीजिए स्मोक टाइप की कोई ऐसी अपना कुछ इंडस्ट्री बना लिया, पूरे पूरे में स्मोक हो रहा है और आप फिर पूरा इन्वायरमेंट को खराब कर रखा है आपने, तो ऐसी इंडस्ट्री मतलब आपको ध्यान रखना है कि ऐसे को ऐसे काम नहीं करने जो सोसाइटी को प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो दूसरा पॉइंट ये होगा। उसके बाद होता है कि ये कहा जाता है कि लिविंग स्टैंडर्ड में लोगों को सपोर्ट करना, समझ में आ रही बात आपको, जिसे कहते हैं जीवन स्तर में सुधार लाना। लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आप कैसे, जैसे आप मान लीजिए कोई स्कूल खोला आपने, या आपको आप एक इंडस्ट्री है, आपने सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए ना अपने इंडस्ट्री से कुछ पैसे एनजीओ के नाम पे या फिर ऐसे ट्रस्ट के हिसाब से आपने एक स्कूल बनाया, तो उससे क्या होगा, आपके एरिया के लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा बिल्ड होंगे। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, समझ में आ रही बात। जैसे हॉस्पिटल आपने बना दिया तो उससे क्या होगा, आपको लोग, एक तो होता है कि एरिया की दवाएं मिलती है, प्लस में क्या होता है कि लोग का ग्रोथ होता है। अब इधर उधर जाते थे, आपका नाम लेंगे भाई इस इंडस्ट्री के लगने के बाद एक और सबसे बड़ा फायदा हुआ कि इस इंडस्ट्री के लोगों ने यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी बनवा दिया, समझ में आ रही बात आपको। तो ये एक बड़ी चीज होती है। तो ये होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अगला है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंशियल नीड्स। फाइनेंशियल नीड्स से मतलब क्या होता है कि जो भी वर्कर काम कर रहे हैं ना, उनको ना आप सैलरी वगैरह जिस हिसाब से हो उस हिसाब से आपको उसको प्रोवाइड करेंगे। जैसे कई बार होता है ना कि लोग, जैसे प्रेजेंट में कई बार ऐसा होता है कि जितनी उनको सैलरी मिलनी चाहिए उतनी नहीं देते, समझ में आ रही बात आपको, ऐसा भी होता है। तो कहा जाता है कि जिस हिसाब से उनको सैलरी मिलनी चाहिए, जैसे टाइम पे सैलरी मिलता है, किसी किसी अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है थोड़ा सा सैलरी बढ़ा के देता है लेकिन टाइम पे नहीं देता है, अब 15 दिन बाद 20 दिन बाद अगला महीना ला देता है। भले वो अच्छी सैलरी दे रहा हो, लेकिन कई बार ना लोग नहीं जॉब करना चाहते। अगर 1000-2000 कम भी मिले ना, लेकिन कहीं पे ऐसा है कि टाइम पे मिल जाता है तो उसको उसकी तरफ मूव करना चाहता है कि नहीं यार मैं उधर चला जाता हूँ, फालतू तो पैसे फंसा के रखता है हमेशा। तो वही बात होती है कि इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है। फाइनेंशियल नीड एक ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। पॉइंट नंबर 2 है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स का मतलब यहाँ पे जो मेन बात है, अगर कोई भी वर्कर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसको सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा भी सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए। अब जैसे पानी पीने का ऑप्शन आप देंगे, कहेंगे भाई पानी भर के लेके अपने घर से, नहीं, समझ में आ रही बात आपको, एक पानी का ऑप्शन देंगे आप, समझ में आ रही बात आपको। इस तरीके से जैसे एसी की जरूरत है तो आप एसी का मतलब क्या हो, दिन भर परेशानी रहो, क्या काम करें, समझ में आ रही बात। अगर गर्मी का ऑप्शन है या फैन है या जो भी सारी चीजें आप प्रोवाइड करते हैं तो वो आप सुविधा देंगे ना। जैसे आप लोगों के क्लासरूम में सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है तब आप लोग बैठ पाते हैं, वरना कहेंगे भाई मैं उठ के जाऊंगा, पता नहीं बहुत गर्मी है, ऐसा हो सकता है ना। तो ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देने वाली बात होती है, तो यही सोसाइटी पे फोकस होता है। अगला हाई लेवल नीड्स। हाई लेवल नीड्स के अंदर जो एक बात की जाती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो भी वर्कर उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही बात। अपॉर्चुनिटी जैसे आप जान देख रहे हैं कि ये इंसान जो है आगे जा सकता है, इसको आप बनाएं, लेकिन आप देख रहे हैं नहीं यार इसका ना कास्ट छोटा है, इसको मैं बना दूंगा कि कहीं ऐसे नहीं ऐसे हो जाए, समझ में आ रही बात। या जेंडर की वजह से लड़की है इसको कहाँ आगे बढ़ाऊं, बड़े लेवल पे दूं ना दूं, इस तरीके की जो चीजें सोची जाती है, ये सब चीजें हाई लेवल नीड्स की बात आती है कि आपको ऐसा नहीं करना है। आगे बात समझ में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि अगर आपको लगता है कि नहीं ये उस लायक है, टैलेंटेड है, जो भी हमें ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जा सकता है या जा सकती है, तो आपको किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना। तो ये सारे की सारी बातें हमारी कौन सी थी, ऑब्जेक्टिव। तो बात समझ में आ गई ऑब्जेक्टिव के अंदर। चलिए अगला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब अगर मैनेजमेंट, आप ना ऐसे सोचिए इस बात को कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर होगा ना तो उसका क्या फायदा होगा, समझ में आ रही बात आपको। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर अगर होता है तो क्या करें, काम अच्छे से होगा, टाइम पे होगा, इस तरीके की चीजें हो सकती है ना, ग्रोथ आगे लेके जाएगा। अगर ऐसे ही चल रहा है तो चलता वाला मुद्दा हो जाएगा। इसीलिए इसमें आपको यही दिमाग लगाना, इंपॉर्टेंस का मतलब ये है कि मैनेजर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो
तो उसके क्या फायदे होंगे, ये इसके अंदर बात होगी। तो पहला है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल। जो आप ग्रुप बनाते हैं जिसका एक मैनेजर होता है, उसको गोल को पाने के लिए काम करता है कि हमें ये काम मिला है तो हम क्या करेंगे, इस काम को अचीव करके देने का काम करेंगे। वरना जिम्मेदार कौन होता है, जो उसका मैनेजर होता है। समझ में आ रही बात आपको? तो ये पहला पॉइंट हो गया कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। अगला है मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी। अब इसमें क्या करता है, मैनेजमेंट की वजह से, वजह था ना कि कोई इसका मालिक ना हो तो कोई सब ऐसे यार कोई तो कौन देख रहा है यार, आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन जब देखता है कि नहीं नहीं अपना सीनियर कोई है तो वो ध्यान देगा हमारे ऊपर, तो ध्यान से काम कर रहे थे, तो बेटा उसकी वजह से उसकी इफिशियंसी क्या होती है, बढ़ती है। अगला क्या है, मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब वही चेंजिंग वाली बात जो हमने पढ़ा था कि कुछ अपडेट लाना है तो अपडेट लाने के ऊपर सोचता है। वर्क स्टडी मोशन, आगे पढ़ेंगे हम लोग, मोशन स्टडी टाइम स्टडी किया जाता है कि इस काम को कितने देर में करते हैं, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ वो सोचता है कि इस काम को ना हम पीस रेट के हिसाब से करवा दें, टारगेट दे दिया जाए। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अपने हिसाब से सोचता है। अगला क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अच्छा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में कई ऐसी चीजें आ जाती हैं जैसे आप जैसे इसमें देखेंगे किसी भी तरीके का पर्सनल ऑब्जेक्ट, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करता है तो उसका पर्सनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, पैसा। समझ में आ नहीं पता आपको? तो उसके ऊपर भी फोकस किया जाता है कि मैनेजमेंट देखता है कि किसकी क्या सैलरी है, या वो अपने हिसाब से देखता है, अपने प्रमोशन के लिए काम करता है कि मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो मुझे आगे लेके जाया जाएगा। समझ में आ रही बात? वरना नहीं करेंगे तो कोई नहीं आगे बढ़ाएगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। अगला है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को डेवलप करने का काम करता है, समाज को विकसित करना। समझ में आ रही बात? वही अननेसेसरी को ऐसी चीज ना करना। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबल होता है टुवर्ड्स सोसाइटी भी। तो टोटल इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल भी होता है, जैसे प्रबंध जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है, ये भी एक वर्ड कहा जाता है। ये इसमें शायद 4.5 पॉइंट दे रखा है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस 5 पॉइंट का क्या मतलब है, क्या इंपॉर्टेंस है। अब आइए मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। तो इन सारी बातों को ना हमें समझने की कोशिश करनी है कि ये जो है वो क्या है, प्रबंध विज्ञान अथवा कला के रूप में। साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है। समझ में आ रही बात? तो प्रबंध साइंस, मैनेजमेंट जो है वो साइंस भी है। पहले सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि साइंस कैसे है, तो देखिए साइंस का मतलब होता है एक्चुअली फैक्ट। तो कहा यह जाता है कि कोई भी एक मैनेजर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसका काम क्या होता है, मैनेजमेंट करना। तो मैनेजमेंट वो रियल में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करता भी है। जैसे साइंस जो है ना वो किस पे बेस है, इसको समझिए। साइंस किन अननेसेसरी बात आप कुछ भी बोल देना, भूत प्रेत ये वो होता है। जैसे साइंस ना भूत भूत में नहीं मानता, जिनविन में नहीं मानता, आप कहीं नहीं है, तो उसका कहना होता है कि आप ना मुझे दिखाओ, फैक्ट पे मानता है साइंस। समझ में आ रही बात? भले आपका कुछ भी वो हो कि हाँ नहीं मैं तो मानता हूं कि होता है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। साइंस का मतलब ये होता है फैक्ट। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो कहा ही जाता है कि मैनेजमेंट साइंस क्यों है, कि क्योंकि मैनेजमेंट की जितनी सारी फीचर्स होती है ना, मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, समझ में आ रही बात, कितने स्टाफ चाहिए इस पे काम करता है, मॉनिटरिंग, जो भी सारी चीजें होती हैं ये सब वो रियल में करता भी है। समझ में आ रही बात? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन सारे काम को वो वैसे नहीं कि मुंह में बात कर लिया नहीं, बल्कि इस काम को वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करता भी है। इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट साइंस। आगे बात समझ में कि ये हाइपोथेटिकल के बाद नहीं, हवा में कि नहीं ना ऐसा होता है ना, कि कभी कभी होता है ना फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ समझ में आ रही होता है आपको, कभी देखने में मिलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वही बात है कि साइंस क्यों है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की भी जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट साइंस भी। अब बात ये होती है कि मैनेजमेंट आर्ट क्यों है। ठीक है, ठीक है, मैनेजमेंट आर्ट क्यों है। तो अब बात सुनिए आप, मैनेजमेंट आर्ट क्यों है। देखिए, हर इंसान मैनेजमेंट कर सकता है क्या? नहीं, हर इंसान मैनेजमेंट कर सकता है, उसके लिए एक क्वालिटी चाहिए होती है। समझ में आ रही बात? कई बार लोग टेंशन में आ जाते हैं, उलझ जाते हैं, भाई ये मुझसे नहीं होंगे, सुनिए नहीं रहा बात, ऐसे कहते हैं ना। तो इसका मतलब ये होता है कि हर इंसान से मैनेजमेंट नहीं, आपको एक आर्ट सीखना होगा, कैसे हमें मैनेज करना है, कौन सी चीज अगर कोई ऐसा हो बोल दिया तो उसको कैसे समझाना है, आपस की लड़ाई हो गई तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ये सारी की सारी चीजें को ना लीडरशिप वाली जो बात होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट आम इंसान नहीं कर सकता, ये एक कला है, आर्ट है। समझ में आ रही बात आपको? कि हर इंसान नहीं कर सकता। प्लानिंग हर इंसान कर सकता है क्या? नहीं ना, फेलियर हो जाती है अक्सर, या कुछ ऐसी चीज हो सकती है। तो इसका मतलब मैनेजमेंट एक तरीके से इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट एक
आर्ट भी है, हर इंसान नहीं कर सकता, ये एक कला। अगला, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन क्यों है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए डॉक्टर एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है ना, डॉक्टर एक प्रोफेशन, टीचिंग एक प्रोफेशन है। इसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशन होता है। तो इस तरीके से जितनी सारी चीजें, हर इंसान ये काम नहीं कर सकते। जैसे टीचिंग का काम हर इंसान से नहीं हो सकता, कौन सी बात कब बोलनी है, कौन सी बात बच्चे को कब समझ में आएगी, ये आपको टीचर को समझना पड़ता है कि हाँ यार ये बात इसको कब समझ में आएगी, इस बात तक की स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके आपको वो बात समझाई जाती है। जैसे होता है ना, क्योंकि हम लोग क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो रोक देते कि नहीं अभी इसको रोकना है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे, क्योंकि वो हमें पता होता है कि आपको ये बात कब समझ में आएगी, जब हम ये बात पढ़ लेंगे तो, या एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी तो हम लोग इस बात को समझेंगे। तो इसका मतलब हर इंसान टीचिंग नहीं कर सकता। कभी होता है ना कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत तेज है, अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं उसके, लेकिन ना पता चलता है कि भाई वो तो समझा ही नहीं पा रहा किसी चीज को, किसी को समझाने की बात है, भाई मैं समझा नहीं पाता हूँ भाई मैं, लेकिन मुझे ना आता है, समझा नहीं बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि टीचिंग सब इंसान नहीं कर सकता है, तो डॉक्टरी भी सब इंसान नहीं कर सकता, इसीलिए कहा जाता है कि ये एक प्रोफेशन। आगे बात समझ में। तो इसी के ऊपर आपको ना ये सारी की सारी बातें बताई गई कि आर्ट क्यों है, साइंस क्यों है, एक प्रोफेशन क्यों है, ठीक है, इसकी पूरी डेफिनेशन तो आप एक बार नोट्स में बस समझ पढ़ लेंगे कि क्यों है, ठीक है। क्योंकि फैक्ट की बात है तो साइंस है कि ये चीज होती भी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती भी है। आर्ट क्यों, क्योंकि ये सब नहीं कर सकता, इसके लिए भी एक आर्ट चाहिए, है ना, करने के लिए, संभालने के लिए। तो कभी कभी कोई भीड़ होती है, भीड़ को संभालना बड़ा मुश्किल काम रहता है, तो एक, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या कोई हो, एक बार आवाज देता लोग तक, भाई सुन जाओ, रुक जाओ, समझ में आ रही है आपको। ये सारी की सारी चीजें कहीं कहीं होता है ना कि इन सब चीजों पे फोकस किया जाता है, तो प्रोफेशन है। अब आइए लेवल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले ना हम लोग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे आ जाइए। सबसे पहले आप लोग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर टॉपिक पे आइए, चैप्टर कह रहा हूं मैं, टॉपिक पे आ जाइए, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। देखिए क्या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर हमें क्या कहता है। देखिए फंक्शन का मतलब काम होता है, फंक्शन का मेन मतलब क्या होता है, काम। अब एक बात बताइए, किसी भी, आप ये सोचिए ना सिर्फ मैनेजर का काम क्या क्या होता है, फिर आपको ये बात याद आएगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग ऐसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार सोचो, पूरी बीएसटी के ऊपर ना एक सोच बिल्ड करनी है, अब बार बार 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये चीजें ऐसी नहीं है ऐसी है, समझ में आ रही बात आपको। तो सबसे पहले एक बार बताइए, कोई भी मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा तो उसका काम क्या होगा भाई, प्लानिंग करना, कैसे ये काम होगा, कैसे वो काम होगा, कैसे बिजनेस आगे जाएगा, ईटीसी ईटीसी, ये सारी चीजें हो सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है प्लानिंग, कि एक मैनेजर का काम क्या होगा, प्लानिंग करना, कि भैया इस काम को करना कैसे। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज जैसे हो ना कि आप बहुत सारी पार्टियां वार्टियां करते हैं, पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, तो पार्टी ऑर्गेनाइज में क्या होता है, एक इंसान कोई ना कोई बहुत अच्छी तरीके से लीड कर रहा होता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी जाएगी। समझ में आ रही बात आपको, किस इंसान को कहाँ बैठाना है, किसको कोल्ड ड्रिंक के पास बैठाना है, किसको मिठाई के पास बैठाना है। अब बहुत सोचा जाता है ना, एक बहुत जो विश्वसनीय इंसान होता है उसको, वरना पता होता है 50% कोल्ड ड्रिंक पीछे के रास्ते गायब हो गए। समझ में आ रही बात आप। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके इस काम को अंजाम दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजिंग उसका काम होता है, कि कौन सी चीज कैसे होगी, कौन सा काम कैसे होगा, उस तरीके से कि उस काम को किसको सौंपा जाए। समझ में आ रही बात आपको। ये सारी की सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, काम बांट दिया, तो ये कर लेना, तो ये कर लेना, तो ये कर लेना, होता है ना, चिकन के साथ तुम रहो, सब्जी के पास तुम खड़े रहना, तुम यहाँ खड़े रहना, ये जो चीज होती है ना, वो सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ वर्क की बात होती है। ड्यूटीज देता है वो, उसके बाद बोलता है कि इसके नीचे कौन कौन लोग आएंगे, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास मत आना, बल्कि पहले इनसे मिलना। ये होता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बांट दिया जाता है कि कौन कौन किससे कुछ होगा तो इश्यू तो किसको वो कवर करेगा, टॉप को बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये सारी चीजें होती है। तो वही बात है, पॉइंट नंबर 3 है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि जितने सारे एम्प्लॉय चाहिए उसको आपको अपने अंदर कैसे लेके आना है, मतलब रिक्रूटमेंट वगैरह करना, ठीक है। ये सब किसके हाथ में होता है, स्टाफिंग। एचआर मैनेजर जनरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस काम को करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसी की सैलरी वैली देना, कितनी सैलरी पे हमें रखना चाहिए। हमने वो पढ़ा था ना एक बात, कि मैनेजमेंट ही तो होता है ना जो इस बात को सोचता है कि आप लीजिए किसी को आपको रिसेप्शनिस्ट रखना है, पढ़ा था ना बात हमने। तो आप उस केस में ग्रेजुएट आया आपको इंटरव्यू देने के लिए, दूसरा इंसान है +2 पास है, तो एक मैनेजर जो होगा वो क्या करेगा, वो +2 वाले को रखता है। क्यों,
उसको पता है कि ये ग्रेजुएट है, ये मजबूरी में हमारे पास जॉब करने के लिए आया होगा, वरना जैसे इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी फट से हमारे पास से ये भाग जाएगा, इसको हम सिखाएं, सब कुछ करें और ये निकल ले। लेकिन +2 वाले के बाद पता है कि भैया ये कहीं जाएगा ना दूर तो 10, 12, 13, 15,000 इसको जॉब मिलेगी नहीं, तो बेहतर ये है कि मैं 10,000 अगर दूंगा तो ये हमारे पास स्टेबल रहेगा, 12 दूंगा तो ये हमारे पास स्टेबल रहेगा, 15 दूंगा तो स्टेबल रहेगा, भागेगा नहीं छोड़ करके। इसको सिखाएंगे हम सारी चीजें तो फिर नेक्स्ट डे कहीं चला जाए, ये चीज +2 वाले नहीं करते। तो इसलिए ऐसे पोस्ट के बारे में वो समझता है। कई बार आपको पता होगा जॉब नहीं मिलती है, लोग अपनी मास्टर डिग्री छुपा लेते हैं, समझ में आ रही बात आपको, कहते नहीं मैंने मास्टर नहीं किया, वो आगे का बताते नहीं, थोड़ी पता उसको, क्या पता थोड़ी चलेगा क्या करेंगे, तो बोलता है 2 साल गैप, कुछ भी बता दिया, कुछ था ऐसे था वैसे था, एक्सपीरियंस दिखा देते हैं 2 साल का कहीं से। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं की जाती है, जॉब नहीं मिलती है तो कि उसको पता है कि अगर ना सामने वाला देख लिया किसने मास्टर्स कर रखा है, कई बार कॉल सेंटर में ना ग्रेजुएशन वगैरह को लेते हैं जो अच्छे कॉल सेंटर्स होते हैं, तो उसको पता नहीं मास्टर कर रखा है ये और कोई ग्रेजुएट है, दोनों को देखा कि सेम टाइप का है, तो मास्टर्स वाले को नहीं लेगा, ग्रेजुएट को ले लेगा, तो उसको पता है कि ये जो है ना मास्टर वाला, ये हमारे पास ना मजबूरी में जॉब करने आया होगा, जैसे इसको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये निकल जाएगा हमारे पास से। लेकिन ये ग्रेजुएट वाले को पता है कि इतने से इतने के बीच में हमें कहीं भी जाएंगे तो इतना इतना सैलरी मिलेगा, अगर हम उसको उसके अराउंड देते रहेंगे तो वो छोड़ के नहीं भागेगा। तो ये आम इंसान समझ सकता है नहीं, इस पे भी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी चाहिए। तो यही होता है कि आपको स्टाफिंग का काम कौन करता है, मैनेजर इन सब चीजों को सोच के करता है। अगला है हमारा डायरेक्शन, डायरेक्टिंग। अब बताइए डायरेक्शंस कौन देगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर डायरेक्शन करेगा, ये कर ले वो कर ले, वहां से जो भी सारी चीजें होंगी, तो डायरेक्शंस का काम भी एक मैनेजर करता है। उसके बाद होता है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग उसी के हाथ में होता है, कौन सी चीजें जिम्मेदार भी वही होता है बाकी चीजों के लिए। तो इसीलिए आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए पूरा 5, ठीक है। हिंदी में नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, खैर आपको समझ में नहीं आया होगा। तो ये सारी चीजें ना बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये बात हमें समझनी। अब आइए पीछे ना लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात थी, अब समझते हैं हम लोग कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन सी बातें आएंगी। आ जाइए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में समझने की कोशिश कीजिए। टॉप लेवल है हमारे पास, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लो मिडिल लेवल है, फिर लो लेवल मैनेजमेंट है। तो आपको ध्यान ये देना होता है कि टॉप लेवल में कौन कौन लोग आएंगे, मिडिल में कौन कौन लोग आएंगे। देखिए तो यही सब बातें आपको इसके अंदर समझनी है। सबसे पहले हमारे पास है टॉप लेवल मैनेजमेंट की बातें, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आप सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि कौन कौन से लोग आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए टॉप लेवल में कौन कौन से लोग आते हैं, जो ना ऑर्गेनाइजेशन के मुख लोग होते हैं, या फिर आप ऐसा सोचिए कि जो ना ऑर्गेनाइजेशन को बैठ के सोच रहे होते हैं कि आगे कैसे लेके जाना है, काम कराने के ऊपर नहीं सोचते हो जल्दी, समझ आ रही बात। अब आगे का क्या होगा, कौन सी चीजें हमें दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से लेनी है, या होता है ना कि बैठ के ये देख रहे होते हैं कि कहाँ पे क्या चीजें होंगी, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, समझ में आ रही बात आपको। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखनी होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीजें, टॉप लेवल मैनेजमेंट समझ गए, इसके अंदर जनरली मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं, जनरल मैनेजमेंट हो गया, कोई प्रेसिडेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो हो गया, एटीसी, ये सारे लोग टॉप मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, जिनका मेन काम क्या क्या होता है। आइए सबसे पहले है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का, एक होता है कि आप कम कॉस्टिंग में किसी चीज को कम प्रॉफिट कमा के आप उसको फैलाना चाहते हैं बिजनेस को, तो वो भी कर सकते हैं आप। अब आप ज्यादा से ज्यादा चार्ज लेंगे तो उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट आप अगर ज्यादा चार्ज करते हैं तो उस केस में कम सेल भी हो सकती है, समझ में आ रही है आपको। तो ये सारी की सारी चीजें होती है। तो वही पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, डिटरमाइनिंग पॉलिसीज। अब पॉलिसी कौन सी होगी, जैसे हमारी डिस्काउंट पॉलिसी होती है, डिफरेंट टाइप से पॉलिसी होती है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, समझ में आ रही बात। ये डिस्काउंट कितना देना है, या हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है, या हमारी पॉलिसी ऐसी नहीं कि किसी को नीचा दिखाए, ये भी एक बात हो सकती है। तो अलग, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमें बुराई नहीं करनी, या हमारी पॉलिसी, इस तरीके की बातें कुछ भी हो सकती है। मेन इसके अंदर एग्जांपल ये आता है कि डिस्काउंट पॉलिसी कि अगर इतना इतना आगे होता है ना कि आपने उसी टाइम अगर पेमेंट कर दिया तो आपको कैश डिस्काउंट देता है 2%, 3%, अगर आपने उधार लिया तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये सब पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या की जाती है, लाई जाती है। तो एक ये बात हो जाती है कि नीति निर्धारण करना। उसके बाद क्या है अगला आपको, कि डिफरेंट एक्टिविटीज के ऊपर काम की जाती है, डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज। अब देखिए डिफरेंट एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फिक्स सच एज सेल्स, परचेज, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन, रिसर्च, कहाँ कहाँ ऐड कराना है, जिसे प्रेजेंट में स्टडी की जाती है यंगर्स के ऊपर। यंगर्स जिसे पहले लोग टीवी चैनल पे देते हैं, अब यूट्यूब पे देते हैं,
ये हो गया कि भैया यूट्यूब के ऊपर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिस्कशन किया जाता है। उसके बाद है कि असेंबलिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, किस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई शुगर बनाने की कंपनी है तो उसको पता है कि गन्ने से शुगर बनाने, तो गन्ने कहाँ से आएंगे, समझ में आ रही बात। या कोई भी ऐसी चीज है जो प्रोडक्शन किया जाना है तो वो चीज कहाँ से आएगी, उसके ऊपर बातें की जाती है। उसके बाद है कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, वर्क परफॉर्मेंस कितना काम हो रहा है, कौन कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, इसके ऊपर असेसमेंट करता है। वो देख रहा होता है कि ये मैनेजर को हमने ये काम दिया था तो वो कितना हमें काम करके दिया, समझ में आ रही बात आपको। तो उसके ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर उसका ध्यान रहता है। ज्यादातर इन सब सारे के सारे पोस्ट पे अगर कोई अपना इंसान होता है ना तो उसको पढ़े लिखे को वहां बैठाया जाता है ज्यादातर, समझ में आ रही बात आपको। तो इन सारी चीजों के ऊपर अप्रूविंग बजट, बजट देना, बजट का मतलब होता है पैसा, कि किस सेक्टर के अंदर हमें कितना पैसा लगाना है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एडवर्टाइजमेंट में हमें कितने पैसे खर्च करने, ईयरली कितना होना चाहिए, या मंथली हम लोग एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्च करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिसाइड की जाती है, समझ में आ रही बात। जैसे आप लोग इंस्टा पे हैं तो हमारा ऐड देखते होंगे, उसके नीचे ना स्पॉन्सर लिख के आता होगा, कभी कभी देखा है क्या आप लोगों ने। हाँ, क्यों, उसके ऊपर पैसे खर्च करने होते हैं। आगे बात समझ में आपको, तब जाके वो हमें स्पॉन्सर वाली चीज देता है, ठीक है। फिर मैं व्हाट्सएप का लिंक आता है, डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो मेरे पास व्हाट्सएप आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट का एक सोर्स होता है कि आप कितना बजट लगाते हैं। अगला है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। आइए, मिडिल लेवल में कौन कौन से लोग होते हैं, जैसे कि कोई डिपार्टमेंट का मैनेजर हो गया, ठीक है, या कोई ब्रांच मैनेजर है, समझ में आ रही बात। ये सब लोग इसके अंदर आएंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। अब इनकी काम वाम को देखिए आप लोग, कौन कौन से। एरिया मैनेजर हो गया, ऑपरेशन मैनेजर है। सबसे पहले इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज, जो पॉलिसीज बनाई गई है ना उस पॉलिसीज को लागू करना। जैसे आप देखें कोर्ट है, अब कोर्ट में कोई कानून बना, लॉ बना, तो उस लॉ को पुलिस होती है, गवर्नमेंट होती है, उसको इंप्लीमेंट कराती है। गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया, समझ में आ रही बात आपको, तो पुलिस क्या करती है, उसको इंप्लीमेंट कराती है। जैसे कोरोना में लॉ आया कि भैया कोई बाहर नहीं निकलेगा ऐसे वैसे, तो गवर्नमेंट क्या है, सबको दौड़ाना, डंडे वंडे मारना के किसी भी तरीके से अंदर करो, समझ में आ रही बात, इस तरीके की बात की गई। तो वही होता है इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज। आगे है अपॉइंटमेंट एम्प्लॉइज, कितने एम्प्लॉय जरूरत पड़ेगी इसको, वो आपको बता दिया कि ये काम होना है। अब इस काम के लिए कितने एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए वो हायर करेंगे कौन, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। इस बात में सोचना है कि इस काम को करने कराने में हमें कितने लोग लग जाएंगे, समझ में आ रही बात आपको। तो ये सारी चीजें इसके आती है। अगला है नेसेसरी ड्यूटीज की बात होती है, असाइनिंग, किसको कौन सा काम दिया जाएगा। डिपार्टमेंट मैनेजर है तो उसके अंदर कौन सी चीजें होंगी, किस डिपार्टमेंट को कौन सा कैसे काम दिया जाएगा, कौन सा रिसोर्सेज की बात की गई तो रिसोर्सेज कैसे अरेंज होंगे, इन सब के ऊपर बात की जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या था, मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना। अब एक मैनेजर है, उसको मोटिवेट करेगा कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं काम करना है, समझ में आ रही बात, कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए काम करना है, क्योंकि उसके ऊपर वाले का प्रेशर है, समझ में आ रही बात। तो वो इस बात को ध्यान रखना है कि मोटिवेट करना। मोटिवेट में कई ऐसी चीजें आती है, जैसे ना कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी को ना ड्यूटीज भी दी जाती है तो उससे वो मोटिवेट होता है। जैसे कोई काम है, अगर आपने किसी किसी को सौंप दिया ना कि ये काम आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, तो वो उसी खुशी में आपको ना अच्छा खासा काम करके दे देता है, समझ में आ रही बात आपको। तो ये भी कभी कभी ना मैनेजर अपनाते हैं, समझ में आ रही बात आपको, ये भी कभी कभी मैनेजर इस बात को अपनाते हैं कि नहीं नहीं ये बात सही बताया, ये इसको ना तुम अगर कोई काम सौंपोगे बहुत तुम्हारा सस्ते में करवा देगा और उसको इस बात की खुशी होती। तो कई बार आपको ना सामने वाले को पहचानना होता है कि नहीं नहीं ये बात। कभी होता है ना कि आप बच्चे को स्कूटी दे देते हैं, किसी को स्कूटी के नाम पर बहुत सारे काम करा लेते हैं, उसको पता भाई स्कूटी चलाने को तो मिलेगा कम से कम, तो उसके चक्कर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों ने पहचानना होता है कि हाँ यार ये जो है ना, ये इस काम के लिए, इसको इस बात के लिए तुम स्कूटी दे दोगे ना सारे काम हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जनरली होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आगे क्रिएटिंग कॉपरेशन, कॉपरेशन का मतलब होता है कि रिक्वायर्ड, वही जो भी कॉपरेट करने वाली बात होती है, एक दूसरे को कॉपरेट करना। मैनेजर है तो कुछ जैसे होंगे एम्प्लॉय को कॉपरेट करना, कोई ऐसी चीज बोला कि सर ऐसे ऐसे ये चीज खराब हो रखी है, जरा इसको कुछ ऐसे करा दो, हमें हवा नहीं लगता या कुछ भी इस तरीके की बात की गई, तो उसके ऊपर क्या करेंगे, वो इंस्टेंट एक्शन लेने का काम करते हैं कि हाँ नहीं ये बात जो कह रहा है वर्कर को उसको कॉपरेट नहीं, तो छोड़ के भाग जाएगा और क्या करेगा, या उसको लगेगा पता नहीं कैसे लोगों सुनते ही नहीं यहाँ पे, ये चीज होती है। अगला है लो लेवल मैनेजमेंट। लो लेवल मैनेजमेंट के अंदर देखिए कौन कौन से लोग आएंगे। तो लो लेवल मैनेजमेंट के अंदर मेन आता है सुपरवाइजर, फॉरमैन वगैरह के लोग आते हैं। सुपरवाइजर का मतलब जैसे कि साइट पे काम हो रहा है, समझे, ज्यादातर आप ये समझिए ऑफिस में नहीं बैठता हो, कहीं साइट पे काम हो रहा है ना, तो साइट में जो उसका मैनेजर होता है, समझ में आ रही बात, कि भैया इतने इतने लोग इसके अंदर आएंगे। अब वो जो होता है ना कि साइट पे लिख रहा होता है अच्छा इतने लेबर आए, मेन आप समझिए कि सबसे लो लेवल के जो वर्कर्स होते हैं
उन सारे वर्कर्स को संभालने का काम होता है। आगे बात समझ में है, इसलिए इसके अंदर सुपरवाइजर फॉरमैन टाइप के लोग आते हैं। आइए इसके काम को देखते हैं। सबसे पहले ओवरसीइंग एफर्ट्स ऑफ एक्चुअल वर्कफोर्स, सारे जो वर्कर्स वगैरह काम कर रहे थे उनके एक्चुअल वर्क को ये देखने का काम करता है कि इन्होंने कितना काम किया, कितना नहीं किया, और कैसे काम होता है ना कि साइड पे गया तो दिखता है अच्छा तुम्हें इतना काम देके गया था अभी तक हुआ नहीं है, अभी तक वहां मसाले लगा रहे हो। अब कंस्ट्रक्शन में ये चीज देखते हैं ना, फिर मैंने बता आपको जो ठेकेदार होता है, तो इस तरीके की चीज होती है मेन उसके अंदर। आगे है इंटरेक्टिंग विद द एक्चुअल वर्कफोर्स, जो भी वर्कफोर्स था उससे मेन इंटरेक्शन उन्हीं का होता है, क्योंकि वही मैनेजर है उसके लिए। तो सुधारी बात, वर्कर लेबर के लिए मैनेजर को उसका ठेकेदार उसी से सारी बात करेगा, उसके ऊपर कौन है उससे कोई मतलब नहीं है। कभी आ जाए तो उसको पहचानता भी नहीं, भाई हमें पहचानता हूं थोड़ी, मालिक साहब उनसे बात कीजिए, ये चीज होती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आगे इंश्योरिंग क्वालिटी एंड मिनिमाइजिंग वेस्टेज, वही क्वालिटी बिल्ड करना, वेस्ट कैसे कम हो उसके ऊपर काम करना। जैसे कि आप किसी होता है ना किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो होता है ना कि लोग उस वेस्ट का भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं वो, तो इन सारी चीजों के ऊपर कम से कम वेस्ट निकले किसी प्रोडक्ट के अंदर से, इसके ऊपर मेन काम किया जाता है। अगला मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड। अब सेफ्टी का मतलब जैसे कि आप होता है ना फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह लगाया जाता है कि अगर कभी आग लग गई तो उसके ऊपर, या कोई ऐसी चीजें कि आपको पता है कि ऊपर में जाएगा काम करने के लिए तो मोटी मोटी रस्सी लगाई जाती है, जो पीछे पीछे कभी देखते हैं ना, पीछे का प्लास्टर वगैरह कर रहा हो तो ऊपर का इंसान जो होता है पूरा कितना रिस्की वाला काम होता है। लेकिन वही है कि उसके लिए पता है वो पैसा भी ज्यादा चार्ज करते हैं कि नहीं नहीं अगर मैं इधर जाऊंगा तो इतने पैसे लूंगा, इधर जाऊंगा तो इतने पैसे लूंगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं रिस्क ले जाता हूँ अपनी जान से तो फिर मुझे तो मतलब पैसे ज्यादा मिलने चाहिए, तब मैं रिस्क लूंगा। कई बार कोरोना में लोगों की सैलरी बढ़ाई गई, कई डॉक्टर्स वगैरह की और उसके एम्प्लॉय की, नर्सेज वगैरह की, क्योंकि वो कह रहे थे कि भैया इतनी सैलरी में तो विदाउट कोरोना में काम करते थे, अब हम नहीं जाएंगे। तो उसने कहा कि नहीं सैलरी अगर बढ़ा दी जाए तो शायद ये लोग आ सकते हैं। तो कई हॉस्पिटल्स में ऐसी चीजों को अपनाया गया, उस वजह से हुआ कि चलो भाई थोड़ा रिस्क तो है जिंदगी का, लेकिन सैलरी भी तो ठीक ठाक मिल रही है ना, तो इस चक्कर में ऐसे काम किए जाते हैं। तो यही हो जाती है सेफ्टी वाली बात। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको पॉज कीजिए।